सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को और सभी पेरेंट्स को, माता पिताओं को, सभी अभिभावकों को HRD इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस तरोताजा सुबह के अंदर फिर से हम एक संस्कृत के मूलभूत और आसान से एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का, इस बिंदु का अपन विस्तृत अध्ययन फिर आगे जब संज्ञा शब्दरूप, सर्वनाम शब्दरूप पढ़ेंगे और विभक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें से फिर आएगा, फिर करेंगे इसका अलग अलग इसके उदाहरण शब्दरूप पढ़ेंगे, उस समय इसके आते रहेंगे। इसकी मूलभूत जो जानकारी है वो इस वीडियो में अपन देखेंगे, उसके बाद इसका शब्दरूप के अंदर फिर से अपन अध्ययन विस्तृत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि इस कठिन समय के अंदर, महामारी के दौर के अंदर अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक करिए और खुद की जान बचाने के साथ साथ, बीमारी से बचने के साथ साथ आलस से बचिए। इसका लॉकडाउन है, घर पे रहना है, इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि हमें आलसी बनना है। ये कतई नहीं है कि हमें घर में सोए हुए रहना है। हमें सक्रिय रहना है घर में, और सक्रियता के साथ अपने उन सभी कामों को अपने घर में रह करके ही करना है। घर में बैठ करके ही वर्क फ्रॉम होम का मतलब यही है कि अपने व्यवसाय से जुड़े हुए काम, अपने जो लक्ष्यों से जुड़े हुए, जो आपके उद्देश्यों से जुड़े हुए जो काम हैं, उनको घर पे बैठ करके निरंतर सक्रिय रूप से करते रहिए। इस महामारी के दौर में घर में रहना, लॉकडाउन होने का मतलब कतई आलस में रहना नहीं है, कतई आपको निष्काम होकर के बैठने की जरूरत नहीं है, बिना काम होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम बिजी शेड्यूल की वजह से या हमारी व्यस्तता के कारण घर में नहीं कर पाए। उन छोटे छोटे कामों को निकालिए और अपने घर में करिए। उन कामों को पूरा, अपने शौक पूरे कीजिए, या फिर किसी भी प्रकार की जो आपकी ऐसी चीजें जो आप पहले नहीं कर पाए, वो अपने घर में रह करके, अपने घर के अंदर, खेतों में, गार्डन में, अपने घर में उन चीजों को काम करके अपने आप को व्यस्त रखिए। यहाँ पर विशेष करके ध्यान दो वर्गों का रखना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, बच्चे और बूढ़ों का। इन दोनों की एक तो जो होती है आपके ह्यूमिडिटी पावर होती है, उसमें अंतर होता है। बच्चे के अंदर हालांकि ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, किंतु उसके अंदर जो मेंटली दिमाग जो है, मानसिक रूप से जो बच्चा है पूरा प्रिपेयर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एक विशेष प्रकार की केयर की आवश्यकता होती है, चाहे उसके पढ़ाई के प्रति हो, चाहे उसके अच्छी गुड हैबिट, अच्छी आदतों के प्रति हो, चाहे उसको आलस से बचाने के प्रति हो। ऐसी कई बातें होती हैं जिनको आप मेंटेन रखना यहाँ पेरेंट्स का एक विशेष कर्तव्य बनता है। मैं फिर से आपको हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए और इन वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। इनको आप अपने बच्चों तक बताइए, दिखाइए। कुछ पेरेंट्स की शिकायत आती है कि जब बच्चे ऑफलाइन क्लासों में नहीं पढ़ते हैं या ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे। ये उनकी नेगेटिविटी है। आप खुद सोचिए कि हम बड़े हैं, हमने आधी उम्र तक दुनिया देखी है, बहुत बड़ी दुनिया देखी है, हम बड़े समझदार माने जाते हैं। हमारे दिमाग में ही अगर सबसे पहले ये नेगेटिविटी आ जाएगी कि बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, उनको आप वीडियो से नहीं पढ़ेंगे, वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं सुधरेंगे, जब ये सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा अगर हम जैसे समझदारों के, पढ़े लिखे और बड़े मैच्योर दिमाग में आ सकती है, तो आप खुद सोचिए कि उस जो छोटा सा बच्चा है जो अभी विकसित नहीं हुआ है मानसिक रूप से, उसके दिमाग की क्या हालत होती होगी जब हम ये इस तरह के कमेंट, इस तरह की बात करते हैं कि बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने से, वो पढ़ते नहीं है। ये नेगेटिव ऊर्जा सबसे पहले पेरेंट्स को जो है अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी और उनको ये दिमाग में बच्चे के प्रति होना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा।
आज नहीं तो कल पढ़ेगा, कल नहीं तो परसों पढ़ेगा, एक दिन जरूर बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा पढ़ेगा। ये जब तक सोच हम बनाए रखेंगे और निरंतर बच्चे पर ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा पढ़ेगा। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा आपको इस पढ़ाई से पहले, जो पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्कूल ध्यान नहीं दे रही है, टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये शिकायतें अमूमन पेरेंट्स के बच्चों के प्रति आती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा मौका है महीने 1.5-2 महीने का, जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप अपने ही बच्चे पर कितना ध्यान देते हैं। स्कूल के लिए वो एक विद्यार्थी है, स्कूल पूरा ध्यान देती है, हर टीचर उस पर पूरा ध्यान देता है। अब वो कहने वालों की, सोचने वालों की अलग अलग उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो अलग तरीके से कहते हैं। आप खुद सोचिए ना कि बच्चा तो आपका है, 1.5-2 महीने से आपके पास घर में बैठा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्या आप स्कूल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या स्कूल जो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाना चाहती है, क्या आप उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि ये स्कूल फीस के लिए नहीं कर रहा है। बच्चा अगर स्कूल टाइम में स्कूल आता है रूटीन में, उस समय अगर स्कूल करती है तो कहता है कि फीस के लिए, लेकिन ये फीस के लिए नहीं है। इसमें ना तो स्कूल को फीस मिल रही है, ना स्कूल को कोई प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी स्कूल बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करती है। इसमें आपका कितना सहयोग है? जब आपके अंदर सबसे पहला ये है, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आप में नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए कि बच्चा इन चीज़ों से नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? जरूर पढ़ेगा। अगर आप उसको साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे तो वो निश्चित रूप से जरूर पढ़ेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आपको, सभी लोग इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। उनको एक गुड हैबिट की तरफ बच्चा जाएगा। इन सोशल में जो मीडिया की जो चीज़ें हैं, इनका वो राइट यूज करना सीख जाएगा बच्चा। फोन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इनके द्वारा वो सीख जाएगा। वो बाकी चीजें साइटें नहीं देखेगा जो उनको नहीं देखनी चाहिए। अगर ये चीज में आप लगाएंगे तो उसकी एक तो ये जो टेक्निकल चीजों को हैंडल करने की जो क्वालिटी है उस बच्चे में आ जाएगी। दूसरी बात, उसकी जो गलत आदतें पड़ सकती है, बैड हैबिट हो सकती है, वो इस लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी, पढ़ाई पे लगा रहेगा। तीसरी बात, अगर आप ऐसे इनके माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा जो इस स्थिति में जो 3-4 महीने स्कूलें बंद रहेगी, इसके दौरान बच्चा आलसी नहीं होगा और बच्चा पढ़ाई के प्रति उसका मोह भंग नहीं होगा। इसलिए उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको ये काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको बच्चों के लिए कुछ छोटा सा एक टॉपिक है जिसपे ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका शब्द रूप में आगे फिर पढ़ेंगे अपन। आज का टॉपिक है हमारे बीच में वचन विचार। वचन का मतलब भी है, यहां पर अगर अपन देखेंगे तो वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब ही संख्या है। संख्या का मतलब उसकी गिनती, कि कोई भी संज्ञा या शब्द, सर्वनाम शब्द है, वो कितने हैं, वो शब्द कितनी काउंटिंग, कितनी गिनती की संख्या बता रहा है। अगर किसी शब्द से पता चल रहा है, जैसे अपन कह रहे हैं कि कुर्सी, तो उस कुर्सी शब्द से हमें कितनी कुर्सियों का ज्ञान हो रहा है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितनी है, उस संख्या का वो शब्द अगर पता करवाता है तो उस गुण को अपन क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या, 2 शब्द है। एक शब्द तो है आपकी संख्या और एक है संज्ञा। जो वचन है वो संज्ञा की गिनती बताता है। वचन क्या करता है? संज्ञा की गिनती बताता है कि संज्ञा 1 है, 2 है, 3 है, 3 से ज्यादा है, कितनी है। उस गिनती के बताने के गुण को ही अपन वचन कहते हैं। अगर अपन एक शब्द लिख दें, यहां जैसे लिखा हुआ है मकर, अब मकर शब्द लिखा हुआ है, अब ये मकर 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा है, उसका पता बता रहा है, उसमें एक विशेष गुण है। तो इससे हमें पता चल जाए कि ये चीज 1 है, तो एक वचन हो गई। यहां इस शब्द से ये पता चलेगा संस्कृत में कि ये 2 है, इसका मतलब द्विवचन हो गई।
इससे पता चलता है कि ये संख्या 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुवचन हो गई है। 2 से ज्यादा होकर बहुवचन में आ जाती है। इससे तात्पर्य क्या है, सीधी सी बात है कि वचन आपको संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएगी कि जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसका नाम है, वो नाम कितने हैं, वो जब संख्या बताता है तो उस संख्या को अपन कहते हैं वचन। यानी कि वचन की परिभाषा अगर आपको कहे तो अपन यही लिखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले गुण को वचन कहते हैं। अब आती है बात कि वचन होते कितने हैं। तो मैंने आपको पीछे हिंदी में बताया था, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में 3 वचन बनाए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन किसको कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या 1 होने का बोध करवाता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या 2 होने का ज्ञान करवाता है उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या 2 से अधिक होने का बोध करवाता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो इनकी परिभाषा। कुछ शब्द दिए हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम संज्ञाएं दी गई है, उन संज्ञाओं का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाया गया है। इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो है वो प्रथमा विभक्ति के अनुसार बनाया गया है। यानी हर शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। आगे अपन शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें विभक्ति के अनुसार वचन बदलते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस प्रकार से 7 विभक्तियों के अंदर जो है इनके वचन बदलते हैं, शब्द में परिवर्तन होता है। तो वो अपन शब्द रूप में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर सारे शब्दों का, प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बताए गए हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन का जैसे मकरा यानी 1 मकर, मकरो यानी 2 मकर, और मकरा यानी 3 मकर। 1 2 3, 3 का मतलब है ज्यादा। अपन नंबर लगा सकते हैं 1 2 3 या 2 से ज्यादा। इसका मतलब है 1 2 और 2 से अधिक। अब उसके बाद में माला, माला 1, माले 2 और मालाहा 2 से अधिक। उसके बाद में आता है विडाल, विडाल 1, विडालो 2 विडाल और विडालाहा 2 से ज्यादा या अनेक विडाल। शिक्षिका, शिक्षिका 1, शिक्षिके 2 शिक्षिका और शिक्षिका यानी 2 से अधिक या अनेक शिक्षिकाएं। अब शिक्षका 1 शिक्षक, शिक्षकों 2 शिक्षक और शिक्षका अनेक शिक्षक। उसके बाद शुक 1 शुक, शुको 2 शुक और शुका अनेक शुक। उसके बाद अश्व, अश्व 1 अश्व, अश्वो 2 अश्व, अश्वहा 2 से अधिक या अनेक अश्व। बालक 1 बालक, बालको 2 बालक और बालकहा 2 से अधिक या अनेक बालक। राम 1 राम, रामो 2 राम, रामा 2 से अधिक या अनेक राम। इस प्रकार से ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताए गए हैं। फिर आगे अपन शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप पढ़ेंगे। पहले आप उस प्रकार को पढ़िए, फिर अपन शब्द रूप पढ़ेंगे, इन सभी शब्दों के अर्थ जानेंगे। मकर किसको कहते हैं, विडाल किसको कहते हैं, माला किसको कहते हैं, इन सब के अर्थ संज्ञा शब्द रूप पढ़ेंगे। उसमें सभी शब्दियों संज्ञाओं को हिंदी से संस्कृत में पहले अपन जो उसका रूपांतरण करेंगे, फिर उनका शब्द रूप पढ़ेंगे जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार 7 विभक्तियों के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल इसको तैयार करना है।